हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर। वापस से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अब अच्छे से पढ़ाई में लग जाओ वापस। तो ये है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ओके, तो इसमें हम जानेंगे अबाउट द लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, ओके। तो ये कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है, इन सब के बारे में जानना कैसे स्टार्ट हो रहा है। इन अ स्मॉल विलेज इन तांजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. ये बता रहे हैं, एक तांजानिया नाम की जगह है अफ्रीका में। वहाँ पे एक कोई लड़की है माम्बा। वो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठती है और पानी लेने जाती है, और उसके बाद वो वापस आती है कुछ घंटों में और अपनी मदर के साथ हेल्प करती है खाना वाना बनाने में, ब्रदर के साथ हेल्प करती है गोट्स वगैरह को पकड़ने में। ऑल हर फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। जो माम्बा के फैमिली है, माम्बा की फैमिली के पास थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड है। उस लैंड के ऊपर वो फसलें उगाते हैं। ठीक है, कुछ बीन्स है, मेज है, ये सारी फसलें उगाते हैं जो कि बहुत ही कम है। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। मतलब इतना भी नहीं उगा पाते वो कि उनको पूरा साल खाने के लिए मिल जाए, वहां से सिर्फ उसी जगह से उन्हें नहीं मिल पाता। ठीक है, Peter lives in the heart of the sheep rearing region of New Zealand, where his family runs a wool processing factory. जो पीटर है, दूसरी जगह का पे बता रखा है कि पीटर रहता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में उसके जो फैमिली है, जो उसके फादर हैं, वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शीप रियरिंग होती है और शीप से वूल मिलती है, तो वूल रियरिंग फैक्ट्री में वो काम करते हैं। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with the hill in the far distance. जो मतलब पीटर जो है वो स्कूल भी जा रहा है। देखो, माम्बा स्कूल नहीं जाती है, लेकिन पीटर स्कूल भी जा रहा है। ठीक है, पीटर स्कूल जा रहा है और वो देखता है उसके जो अंकल हैं वो शीप की अच्छे से केयर कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ी जगह पर उनका ये सब कुछ है, काफ़ी बड़ी जगह है उनके पास। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो ये साइंटिफिक वे में सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर पा रहे हैं। जबकि जो माम्बा का फादर है वो बिल्कुल अपना मतलब खून पसीना लगा के अपनी मेहनत से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, पीटर की फैमिली जो है वो वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, वेजिटेबल ग्रो करती है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, है ना। माम्बा और पीटर की लाइफ कितने डिफरेंट है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है क्योंकि इनकी क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल, हर तरीके से वो अलग है। हर तरीके से उनका जीवन का रहने सहने का जो भी तरीका है बिल्कुल अलग है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो ये रिसोर्सेज हैं हर जगह पर अलग तरह से होते हैं। किसी जगह पर ज़्यादा अवेलेबल होता है लैंड, किसी जगह पर कम अवेलेबल होता है। तो अगर जिस जगह पर कम अवेलेबल लैंड है, लोगों के पास लैंड का शेयर भी कम कम ही होगा। किसी जगह पर वाटर बहुत ज़्यादा है तो लोगों को वाटर ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जिस जगह पे वाटर कम है वहाँ पे लोगों को वाटर ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होगी, है ना। इस तरह से डिफर करता है। अब पहला रिसोर्स जो है वो है लैंड। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल पर्सन आर नॉट हैबिटेबल। जो लैंड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखो, अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, हम हवा में तो नहीं रह रहे, हम पानी में भी नहीं रह रहे, हम कहाँ रहते हैं? हम लैंड के ऊपर रहते हैं। हमें कुछ भी करना है हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। हमें फैक्ट्री लगानी हो, हमें खेती करनी हो, कुछ भी करना हो, ऑफिस बनाना हो, तो हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो जो लैंड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। 30% जो अर्थ का एरिया है वो लैंड मतलब अर्थ का सरफेस है वो लिथोस्फेयर है, लैंड से बना हुआ है ना, वो लैंड है। बाकी 70% जो है वो वाटर है।
बट इसमें से भी थोड़ा सा पार्ट जो है लैंड का वो इनहैबिटेबल है, मतलब उस लैंड के ऊपर कोई रह नहीं सकता। वो लैंड इतना ज़्यादा, जैसे कि बिल्कुल फ्रिजिड जोन है, जैसे अंटार्कटिका है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर सके, इतना ऐसे है, ठीक है। तो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का दुनिया में, वो क्यों है? वो अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग लैंड की वजह से है, अलग अलग तरह के क्लाइमेट, अलग अलग तरह के लैंड की वजह से है। द रगड टोपोग्राफी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के जो टेराइन है, वहाँ पे आने जाने का रास्ता इतना कठिन है, इतना रहने की मतलब समस्या है, सब प्रॉब्लम है, तो इसलिए वहाँ पे कम लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे रहने सहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग कम रहेंगे। जबकि आप प्लेन एरिया देखो, जैसे कि गंगा का एरिया है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारा जो रीजन है, यहाँ पे भर भर के जनता है। यहाँ पे पूरी हर मतलब हर किलोमीटर में आपको कितने सारे लोग दिख जाते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे लोग ना दिखे आपको, इतने ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टोपोग्राफी है, मतलब लैंड का जो फिजिकल फीचर है, वो हमारे रहने को इम्पैक्ट करता है। अगर बार बार पहाड़ है, ये है, वो है, तो हमारा रहना वहाँ से थोड़ा दुभर हो जाता है, हम वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी जगह पे रहना ठीक पसंद करेंगे जहाँ पे आसानी हो आने जाने में, है ना, कोई ठीक ठाक सी जगह हो, ऐसे जहाँ पे वाटर आसानी से मिल जाए, खाने पीने को आसानी से मिल जाए, है ना। तो इस तरह से डिपेंड करता है। जो स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड। सो कौन से एरिया है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड है? तो उसका आंसर आप लिखोगे द रगड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, desert area, thick forested area are normally sparsely populated और uninhabited। sparsely populated मतलब thinly populated है, कम कम लोग रहते हैं वहाँ पे। जबकि plain and the river valley often suitable land for agriculture, hence these area are densely populated area of the world। तो जो रिवर के एरिया होते हैं, रिवर के अराउंड जो एरिया होता है, वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी जगह है। वहाँ पे पानी के लिए भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, इसीलिए यूपी बिहार वगैरह में इतनी ज़्यादा जनता रहती है। अब लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर। अब हम जानेंगे अबाउट द लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब क्या है? लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industry. This is commonly termed as land use। जो land है वो different different purposes के लिए use किया जाता है, जैसे कि agriculture, forestry, mining, building बनाने के लिए, road बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए use किया जाता है। तो इस term को हम बोलते हैं land use। So what is land use? तो आप ये वाली definition लिखेंगे कि land use ये होता है। Next, can you list the different ways in which Mambas and Peter family use their land? अब देखो, जो माम्बा की फैमिली है वो तो मेज उगाने के लिए और ये सारी चीज़ें उगाने के लिए अपना लैंड यूज़ कर रही थी, और जो पीटर की फैमिली है वो शीप रियरिंग के लिए और क्या वेजिटेबल उगाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लैंड को यूज़ कर रही थी। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन होता है फिजिकल फैक्टर से। फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि वो लैंड कैसा है, उबड़ खाबड़ है, ढंग से वहाँ पे खेती हो सकती है, नहीं हो सकती है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें ये फिजिकल फैक्टर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कि क्या वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या पॉपुलेशन कम है, या वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी खासी यूज़ की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जो लैंड होता है उसको हम ओनरशिप के ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब एक हमारा प्राइवेट लैंड होता है, एक हमारा कम्युनिटी लैंड होता है। जो प्राइवेट लैंड होता है वो किसी इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाता है। जैसे कि हमारा घर है, तो जो हमारा घर होता है वो हमारे नाम पे होता है, हमारे फादर के नाम पे होता है, ऐसे ही होता है ना, मदर के नाम पे होता है, किसी के भी नाम पे होता है, मतलब वो किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर है। लेकिन क्या मंदिर ऐसे होता है? मंदिर तो ऐसा नहीं होता। कोई पार्क है, कोई पार्क भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें सिर्फ एक ही बंदे का नाम हो कि तो इसका पार्क है,
ऐसा नहीं होता है ना, वो पूरी कम्युनिटी का होता है। तो ऐसे दो डिफरेंट सोर्सेज हो गए, एक कम्युनिटी के सोर्सेज और एक इंडिविजुअल के सोर्सेज, ठीक है। ओके, दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो ये कम्युनिटी के लैंड्स होते हैं, जो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जो लोग हैं और उनके डिमांड जो है लैंड को लेके, वो बिल्कुल एवर ग्रोइंग है, मतलब बस चलती रहती है, ऑलवेज है ही है ना। लेकिन जो लैंड है वो तो नहीं बढ़ता। देखो पॉपुलेशन जो है, पहले कुछ और पॉपुलेशन थी, अब कुछ और पॉपुलेशन है, और इंक्रीज ही होती जाती है। जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज ही होती जा रही है, लेकिन क्या लैंड भी ऐसे इंक्रीज होता है? ऑब्वियसली नो, लैंड तो ऐसे इंक्रीज नहीं होता है ना। तो बट पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन लैंड तो उतना का उतना ही है। तो पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग दिस कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, जो ये कॉमन लैंड था, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एरिया था, इस एरिया के ऊपर अपने अपने चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस और ये बड़े बड़े चीज़ें, मॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी टू एक्सपैंड दी। और ये तो अर्बन एरिया में हुआ, और रूरल एरिया में लोगों को लैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए था, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड इस्टेब्लिश किया। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activity. जो लैंड डिग्रेडेशन की समस्याएं हैं, जैसे कि लैंड खराब हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है, जो सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो उड़ के या बह के चली जाती है, और फिर हमें मिलता नहीं है, उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं मिलती है। डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, डेजर्ट जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे हरियाणा पंजाब की तरफ डेजर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस तरह से जो लैंड है वो ख़राब होता जा रहा है, लैंड जो है ख़राब होता जा रहा है। तो हम लैंड को कैसे बचाएं, कंजर्वेशन कैसे करें, लैंड को बचाएं कैसे? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड द फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला दी है, इतनी ज़्यादा डिमांड ख़राब कर दी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारे पास लगता है हमें कि जो लैंड है वो एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा, कुछ करने लायक ही नहीं बचेगा, कि हमने इतना पॉल्यूशन फैला दिया है, इतना गंदा कर दिया है। Therefore, at present rate of degradation of land must be checked. जो प्रेजेंट में जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है लैंड का, वो हमें चेक करना चाहिए। हमें मतलब चेक करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए कि जो लैंड का इतना हम गंदा यूज़ कर रहे हैं, इतना गंदी तरीके से लैंड को हम ख़राब कर रहे हैं, हमें वो नहीं होने देना चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए। हम रोक कैसे सकते हैं? अफॉरेस्टेशन से, लैंड रिक्लेमेशन से। लैंड रिक्लेमेशन पता है क्या होती है? जब लैंड खराब हो गया है, ठीक है, आपको पता है कि लैंड में हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डाल दी, जिसकी वजह से लैंड खराब हो गया है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाए। या फिर मान लो एक लैंड है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उगता है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर अच्छे से प्लोइंग वगैरह करी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मैन्योर वगैरह डाली, और उसको उगने लायक बनाया कि उसके ऊपर कम से कम घास तो उग सके, तो हमने ऐसा कुछ बना दिया। तो ये होता है कि हम कोई लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं। रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizer and checks on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources. जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स का थोड़ा थोड़ा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स वगैरह इतने भर भर के यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से लैंड की चीज़ें लैंड ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो लैंड जो है वो बेयर रह जाएगा, लैंड जो है वो नंगा रह जाएगा, उसके ऊपर कोई भी मतलब सॉइल को बाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सॉइल को रोक के रखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब भी हवा चलेगी या कुछ होगा तो सॉइल उड़ के चली जाएगी, और जो लैंड है वो पूरा का पूरा उसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अपर जो लेयर होती है वही सबसे फर्टाइल होती है, वही लॉस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हमें करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
राइट डाउन सम मेजर टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज, तो उसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब एक टर्म है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड द डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जो वेदरिंग होता है वो क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है वेदर की वजह से, वेदर वेदर तो पता है आपको क्या होता है ना, वेदर की वजह से, धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी, इन सब की वजह से जो रॉक होते हैं वो टूट जाते हैं। हवा चल रही है, बारिश पड़ रही है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से वो सॉइल बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो रॉक्स है वो वेदर की मार से टूटने लग जाते हैं, ठीक है। वो टूट जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, और टूट टूट के वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सॉइल बनाते हैं। इसको हम वेदरिंग बोलते हैं। तो एक टॉपिक आपका समराइज्ड हो गया, लैंड रिसोर्सेज। ओके, सो इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा, और फिर काम मुझे कल तक सबमिट करके दे दीजिए। थैंक यू सो मच।